न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। बाघ ने 2 श्रमिकों को किया घायल, एक को मार डाला। एयर इंडिया हादसे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। तो खबरें विस्तार से। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया है कि पिछले 3-4 वर्षों में यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग पर कई बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथ ही पर्यटकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले आवास और सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। सुरक्षा को लेकर एलजी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एलजी सिन्हा ने बताया कि 22 अप्रैल के बाद कुछ पर्यटन स्थल सुरक्षा कारणों से बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब डिविजनल कमिश्नर और आईजी की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें फिर से खोलने का निर्णय लिया गया। फिर से खोले जाने वाले स्थलों में शामिल है बेताब घाटी और पहलगाम बाजार क्षेत्र के पार्क और उधमपुर के पंचेरी क्षेत्र। एलजी ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ की जा रही है ताकि यात्रियों और पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा न हो। यात्रा की दृष्टि से जो रजिस्ट्रेशन है वो बड़ी संख्या में हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 3-4 वर्षों में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सुविधाओं की दृष्टि से काफी बढ़ोतरी की गई है। चाहे वो ग्रिड पावर की कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, जो मार्ग बहुत सकरा 4 और 5 फीट चौड़ा हुआ करता था वो 12 फीट हो गया है। यात्रियों को रुकने की क्षमता भी बढ़ाई गई है और मुझे लगता है कि क्वालिटी भी बढ़ाई गई है। तो नुनवान बेस कैंप को आज हम लोगों ने विजिट किया। मोटे तौर पर तैयारियां अच्छी चल रही हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीएपीएफ के लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद इंतजाम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों ने सदैव इस यात्रा को अपना सहयोग दिया है। तो मैं कश्मीर के लोगों से विशेष रूप से ये चाहूंगा कि इस यात्रा में आप सब आगे बढ़ करके, आपकी यात्रा है, आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और यहीं से मुझे लगता है कि टूरिज्म का फिर से रिवाइवल शुरू होगा। इस दृष्टि से सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। सुरक्षा की दृष्टि से 22 अप्रैल के बाद कुछ स्थान पर्यटन के सिक्योरिटी रीजन से बंद किए गए थे। डिविजनल कमिश्नर जम्मू और आईजी जम्मू तथा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डिविजनल कमिश्नर आईजी कश्मीर ने मिलकर के सभी जिलों से रिपोर्ट लेकर के फेज वाइज फैसला किया है कि कुछ कुछ स्थान हम खोलते जाएंगे। तो आज जिन स्थानों को चिन्हित करके फैसला हुआ है कि इन स्थानों को अब सामान्य पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए खोला जाएगा, उसमें अनंतनाग में बेताब वैली, पहलगांव, पार्क इन पहलगाम मार्केट, ये सब खोल दिए जाएंगे। वेरीनाग गार्डन, कोकरनाग गार्डन और अच्छबल गार्डन। वैसे ही श्रीनगर में बादामवारी पार्क, डक पार्क नगीन के पास जो है और तकदीर पार्क हजरत बल के पास, ये 8 स्थान विचार करके फैसला किया गया है और 2 दिन बाद यहां पर्यटक जा सकेंगे। वैसे ही जम्मू रीजन में भी कठुआ में सारथल और ठग्गर, रियासी में देवी पिंडी, सियार बाबा और सुला पार्क, डोडा में गुलडंडा और जयवैली तथा उधमपुर में पंचेरी, ये 8 स्थान प्रथम चरण में खोले जा रहे हैं। फिर ये कमेटी जो है आईजी साहब और डिप्काम साहब की जिलों से रिपोर्ट लेकर के टूरिज्म से बात करके नेक्स्ट फेज में कुछ और स्थान खोले जाएंगे। तो मुझे आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बाघ ने 2 श्रमिकों को किया घायल, एक को मार डाला। राजस्थान के
रणथंभौर नेशनल पार्क से चिंताजनक घटना सामने आ रही है। पिछले दिनों बाघों के कई हमले से लोगों को घायल होना पड़ा है, जबकि कुछ की मौत हो गई है। राज्य सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया है कि बीते दिन एक बाघ ने 2 श्रमिकों को घायल कर दिया है और एक को मार डाला, जबकि एक अन्य बाघ पहले ही 6 लोगों को मार चुका है और उन्हें खा भी गया। मंत्री मीणा ने वन विभाग के अफसरों पर लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का आरोप लगाते हुए कहा है कि डीसीएफ मुकेश भाकर और सीसीएफ अनूप क्यार का न तो स्थानीय ग्रामीणों से कोई संवाद है और न ही जंगल के संरक्षण की परवाह। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने दौरा किया तो पाया कि रात 11 बजे तक एक बर्थडे पार्टी चल रही थी, जबकि नियमानुसार सूर्यास्त के बाद किसी को पार्क में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। उन्होंने इसे घोर लापरवाही बताया और कहा है कि शिकायत देने के बावजूद जिम्मेदार अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बयान से रणथंभौर की सुरक्षा व्यवस्था और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए। कल 2 कर्मचारियों को घायल कर दिया, एक कर्मचारी को मौत के घाट उतार दिया जो वहाँ काम देखता था, और उसके अलावा 6 लोग ऐसे हैं जिनको टाइगर ने खा लिया और उनकी मौत हो गई। और इसका मैं सबसे बड़ा कारण जो समझता हूँ, ऐसी घटना कभी नहीं हुई गणेश जी के मंदिर में टाइगर घुस जाए, भक्तगण को खा जाए, उठा के ले जाए। पहली बार हुआ है, कभी भी नहीं हुआ। तो मैं तो घोर लापरवाही मानता हूँ वहाँ के डीसीएफ मुकेश भाकर और सीसीएफ अनूप क्यार का। और मैं खुद उनसे कई बार कह चुका हूँ, माननीय वन मंत्री जी को भी मैं कह चुका हूँ। वन मंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री जी से कहा है और मैंने भी मुख्यमंत्री जी से कहा है कि ये दोनों अफसर नकारा है, इनइफेक्टिव है, ये इनकी फॉरेस्ट के प्रति कोई चिंता नहीं है और गांव वालों से इनका संवाद नहीं है, जिसके कारण गांव और सेंचुरी के अधिकारियों के बीच टेंशन बढ़ रहा है। अब आपको घटना याद होगी कि मैं वहां गया, वहाँ रात के 11 बजे तक बर्थडे पार्टी चल रही थी गणेश जी के वहाँ सनसेट के बाद तो कोई घुस ही नहीं सकता। तो क्या गंभीर लापरवाही नहीं है? इसकी मैंने शिकायत की, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एयर इंडिया हादसे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए सरकार और जनता से संवेदनशीलता और एकजुटता की अपील की है। खड़गे ने कहा है कि यह कहना गलत है कि ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं और यह सामान्य बात है। यह एक बहुत ही दुखद और असामान्य घटना है जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान गई। उन्होंने यह भी कहा है कि इस कठिन समय में पूरे देश को एक साथ आकर पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। खड़गे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की है कि वे पीड़ित परिवारों की जरूरतों को ध्यान रखें और अगर उन्हें दवाई या किसी अन्य आवश्यक सामग्री की जरूरत हो तो स्थानीय रूप से उपलब्ध न हो तो उसकी व्यवस्था भी की जाए। उनका यह बयान मदद, संवेदना और सक्रियता का संदेश देता है जो ऐसे हादसों में बेहद जरूरी है। हमारे विश्वास जो मिरेकल, बहुत सा ये ऐसा मिरेकल कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा एग्जाम्पल। ये बहुत ही लकी मैन, जितना दुख है हमको, लेकिन वो बचे हैं, अपने नसीब बोलिए या अपने जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को बचा लिया, ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए उनको भी मैं उनके हिम्मत की दाद देता हूँ और उनको भी जल्द से जल्द उनको उनके हेल्थ में सुधार हो और जल्दी तंदुरुस्त बन के बाहर निकले, ये मैं चाहता हूँ। और उनके सबके फैमिलीज आज जो परेशान हैं, हमारे रूपानी साहब से लेकर विद्यार्थी तक
और पैसेंजर्स जो भी उसमें थे उन सब के परिवार हम दुख नहीं सह सकते, ऐसा इतना दुख उनको हुआ है। दुख सहने की शक्ति भगवान उनको दो और हम यही चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द दुरुस्त होकर बाहर निकले और जो मरे हुए हैं उन लोगों के जो भी डिपेंडेंट हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि परमेश्वर उनको इस दुख को सहने की शक्ति उनको दे। यही मैं कहने के लिए आया था और सरकार इस तरफ ध्यान दे और किसी बात को हल्के से नहीं लेना चाहिए। और हम ऐसी दुर्घटना होती है, ऐसा चलता है, ऐसा कहना अच्छा शोभा नहीं देता। ऐसे घड़ी में पूरा देश के लोग एक होकर मजबूती के साथ उनको हम सपोर्ट करना चाहिए। और हमारे कांग्रेस के नेतागण तो 2-4 दिन से यहाँ पर जब भी घटना घटी तब से वहाँ पर उनको हेल्प करने के लिए एक हेल्पलाइन के तरह वो काम कर रहे हैं। और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर और भी वर्कर्स सभी हैं और वो लोग काम कर रहे हैं। मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी उनके कोई भी तकलीफात है, अगर उनको कुछ चाहिए, चाहे मेडिसिन चाहिए, चाहे और कुछ कमी है, तो जो यहाँ पर नहीं मिलता तो उसकी भी व्यवस्था वो लोग करें और करने के लिए वो समर्थ है। तो इसीलिए उनसे भी मैं रिक्वेस्ट किया हूँ और वो कर रहे हैं, आगे भी करने के लिए वो तैयार है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू में ड्रग तस्करों की संपत्ति पर चला बुलडोजर। जम्मू पुलिस ने नार्को आतंकवाद के खिलाफ अभियान को और तेज करते हुए ऑपरेशन क्लीन अप के तहत सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी अजय ने बताया कि नशीले पदार्थों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी और आर्थिक दोनों स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है। गांधीनगर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट के तहत मोहम्मद सादिक नामक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जांच के सामने आया कि सादिक की कुछ दुकानें राज्य की जमीन पर बनी थी, जो ड्रग तस्करी की कमाई से अर्जित संपत्ति थी। पुलिस ने इन 3 दुकानों को ध्वस्त कर दिया है। एसपी अजय ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर कोई सोचता है कि वह ड्रग्स बेचकर संपत्ति अर्जित कर सकता है तो संपत्ति को मलबे में बदल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस नार्को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में है। हमारे पास सबकी सूची है और हम सब पर कार्रवाई करेंगे। यह कार्रवाई एक स्पष्ट चेतावनी है कि नशीली दवाओं से कमाए गए धन को कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा और ऐसे संपत्तियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आपने क्या कहेंगे इसके ऊपर? कितना बड़ा इनिशिएटिव है अफसर? देखिए, ये जम्मू पुलिस का जो ऑपरेशन क्लीन अप है, ये स्पेसिफिकली वर्दी डीजीपी साहब, आईजीपी जम्मू जोन, डीआईजी जेकेएस रेंज और एसएसपी जम्मू द्वारा चलाया जा रहा है। और हमें फ्री हैंड दिया गया है कि आपने कोई भी इंसान जो कि ड्रग्स के अंदर, नार्को ट्रेड के अंदर जो मुलविस है, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। और जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो इन्वेस्टिगेशन डीप इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। इसके चलते एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद सदीक है, इसके अगेंस्ट एक एफआईआर पुलिस स्टेशन गांधीनगर में रजिस्टर होती है अंडर एनडीपीएस एक्ट। सो उसकी तफ्तीश को प्रोफेशनली कैली फॉरवर्ड करते हुए जो हमारे उसके आईओ थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, जब उन्होंने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि इसकी यहाँ पे दुकानें भी हैं। तो वी वांटेड टू अटैच दिस प्रॉपर्टी अंडर एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 68F के तहत जब हमने कार्रवाई उसमें अमल लाई, तो जब महकमा माल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास हमने उसकी अर्जी की
तो पता चला कि उसका ये वाला जो ये प्रॉपर्टी है ये स्टेट लैंड पे है। तो आज का ऑपरेशन जो है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू और जम्मू पुलिस का कंबाइंड ऑपरेशन है। आपने देखा कि यहाँ पे 3 शॉप्स थी, दे हैव बीन डिमोलिश्ड फ्रॉम द स्टेट लैंड एंड इट्स ए क्लियर कट मैसेज टू ऑल दोज हु आर इनटू नार्को ट्रेड कि जम्मू कश्मीर पुलिस इज एट वॉर अगेंस्ट नार्को टेररिज्म एंड हम कोई भी ऐसा कदम लेने से पीछे नहीं हटेंगे जिससे इस ट्रेड के अंदर हम उस पर सख्त से सख्त प्रहार कर पाएं और जो और लोग हैं उनको भी ये समझ जाना चाहिए कि हमारे पास लिस्टें सबकी तैयार है, धीरे धीरे हम सबको हिट करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई सोचता है कि मैं ड्रग्स बेच के अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लूँगा तो ऐसा नहीं होगा। वो प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी की तरह ही ज़मीन खाक में मिल जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि ऑन बिहाफ ऑफ एसएसपी जम्मू मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे कि आप ड्रग्स से दूर रहें और जो फाइट अगेंस्ट ड्रग्स है ये सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जम्मू कश्मीर पुलिस तक ही ना रहने दें। सब लोगों को आगे आना है, फॉरवर्ड आना है। आज भी जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, उनके तौवन से ही ये सारा काम जो है वो हो पाया है। तो ऑन बिहाफ ऑफ एसएसपी जम्मू मैं इन सब लोगों का भी थैंक्स करना चाहूँगा जो यहाँ की सारी जनता है। थर्ड थिंग कि इसको इस एक्शन को कभी भी किसी कम्युनिटी बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, कास्ट क्रीड बेस्ड नहीं देखा जाना चाहिए। ये हम सब लोगों की जंग है और जम्मू कश्मीर पुलिस इसके फोरफ्रंट पे है। हमें आप सबका तौवन चाहिए। जय। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईएमडी के वैज्ञानिक नरेश कुमार का बयान। आईएमडी के वैज्ञानिक नरेश कुमार का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत और हिमालय में कई दिनों से लू चल रही है। हमारे पूर्वानुमान के अनुसार आज तक लू की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में सामान्य से अधिक तापमान के कारण गर्म उमस भरे हालात रहेंगे। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान की गतिविधि की संभावना भी थी। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में आंधी तूफान की गतिविधि देखने को मिल सकती है। दक्षिण प्रायद्वीप में 5-6 दिनों तक सक्रिय मानसून की स्थिति बनी रहेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश जारी रहेगी जो अगले 2 दिनों में तेज हो जाएगी। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून महाराष्ट्र को प्रभावित कर रहा है और 2 दिनों में गुजरात की ओर बढ़ेगा, फिर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करेगा। काफी दिनों से लगातार पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव कंडीशन चल रहा था। हिमालयन रीजन में भी चल रहा है। इवन राजस्थान की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 वीक से ज़्यादा हो गया, वहाँ हम कंटिन्यूस रेड अलर्ट दे रहे हैं और 3-4 दिन से हम कंटिन्यूस पंजाब हरियाणा में भी रेड अलर्ट दे रहे थे। और इवन कल तक के जो आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अहमदाबाद विमान हादसा, 31 शवों के डीएनए सैंपल मैच। अहमदाबाद में 3 दिन पहले गुरुवार को हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक अफसर ने आज रविवार को कहा है कि अधिकारियों ने डीएनए टेस्टिंग के जरिए अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए लोगों में से 31 की पहचान कर ली गई है और 12 परिवारों ने अब तक शवों के लिए दावा किया है। इस बीच गुजरात सरकार ने परिजनों को पार्थिव शरीर सौंपने का काम शुरू कर दिया। सरकारी बीजे मेडिकल कॉलेज में सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश पटेल ने कहा कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी के डीएनए मिलान की प्रक्रिया भी चल रही है। इससे पहले अधिकारियों की ओर से कहा गया था कि पीड़ितों के परिवारों के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए 230 टीमें बनाई गई। हुआ एयर इंडिया के होनारत के अधीन जितने भी हमारे पास बॉडीज आए थे उनमें से 31 बॉडीज का डीएनए मैचिंग हो गया है और वो 31 मैच्ड बॉडी में से 12 लोग अपने रिश्तेदार का शव लेके चले गए हैं। ये जो थे वो विविध एरिया में से आए थे, जैसे कि उदयपुर, बड़ौदा, खेड़ा, विसनगर, अहमदाबाद और बोटाद, इस शहरों में से आए थे और वो लेके निकल गए।
हमारी जो व्यवस्था है, वी आर वेटिंग फॉर अदर पीपल टू कम एंड कलेक्ट द रिमेन्स ऑफ देयर रिलेटिव्स। थैंक यू सर। व्हाट अबाउट द विजय रूपानी डेड बॉडी सर? ही डिसाइडेड तो हम बोल दिए ना। अच्छा, विजय रूपानी साहब का बॉडी का आइडेंटिफिकेशन अभी प्रोसेस चालू है। वो डीएनए मैच अभी तक मिला नहीं है हमको। मिलेगा तो हम आपको प्रोएक्टिवली इन्फॉर्म कर देंगे एंड विल बी इन्फॉर्मिंग द प्रेस एज सून एज वी फाइंड दैट बॉडी। वी विल पुट अप अ स्पेशल बुलेटिन ऑल्सो इफ नेसेसरी। अभी तक जो बुलेटिन है आपके यहाँ पर वो 10 o'clock का बुलेटिन ये हो गया। इसके बाद जो होगा हर 2 घंटे में हम बुलेटिन डिक्लेयर करेंगे, यहाँ यहीं से करेंगे। सेकेंड, हाँ, घायलों का कोई इन्फॉर्मेशन है? कितने घायलों का इलाज चल रहा है? अभी 13 people are waiting, 13 people are under treatment now. Okay sir, thank you. Thank you. Sorry, because I will not be comfortable. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केदारनाथ में एक के बाद एक हादसे, 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा पर लगाई गई रोक। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब उत्तराखंड के केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यह दुर्घटना गौरीकुंड क्षेत्र के पास हुई है। हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी है। इस हादसे पर उत्तराखंड सरकार ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हेली सेवाओं के संचालन को लेकर एक SOP तैयार के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने एक समिति को गठित करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में हेली सेवाओं के संचालन के लिए एक सख्त SOP तैयार की जाए, जिसमें उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूरी जांच और मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विश्व रक्तदान दिवस, पटना में मानवता की सेवा के लिए आगे आए सैकड़ों लोग। विश्व रक्तदान दिवस पर बिहार कैडर के IAS, IPS और IFS अधिकारियों ने रक्तदान शिविर लगाया है। इस दौरान कुल 207 लोगों ने अपनी स्वेच्छा रक्तदान कर पीड़ित मानवता की सेवा के प्रति अपने संकल्प को व्यक्त किया है। इस रक्तदान शिविर का आयोजन बिहार IAS एसोसिएशन, बिहार IPS एसोसिएशन और बिहार IFS एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। इस रक्तदान शिविर से कुल 207 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है और उससे अस्पतालों को सौंप दिया गया, ताकि इस रक्त से बीमार लोगों को पुनः नया जीवन दिया जा सके। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रभात कुमार गुप्ता और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव VS दुबे ने संयुक्त रूप से किया। वही हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन स्वैच्छिक और अवैतनिक रक्तदाताओं को समर्पित है जो अपने रक्तदान के माध्यम से अनगिनत लोगों का जीवन बचाते हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार मंगनी लाल मंडल होंगे RJD के नए प्रदेश अध्यक्ष। बिहार की सियासत में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। पूर्व सांसद और JDU के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंगनी लाल मंडल राष्ट्रीय जनता दल के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार मंगनी लाल मंडल का नाम लगभग तय हो चुका है और वे 14 जून को पार्टी कार्यालय में नामांकन किए, जहां लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव खुद मौजूद थे। RJD के संगठन में लंबे समय से बदलाव की चर्चा थी। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की विदाई लगभग तय मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी अब प्रदेश स्तर पर नए नेतृत्व को मौका देने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि आगामी विधानसभा चुनावों में अति पिछड़ा वर्ग और अन्य सामाजिक समूहों में पकड़ मजबूत की जा सके। सूत्रों के अनुसार 5 जुलाई को मंगनी लाल मंडल के RJD प्रदेश अध्यक्ष बनने की औपचारिक घोषणा की जाएगी। वही पार्टी के इस कदम को अति पिछड़ा वर्ग को साधने की बड़ी कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर क्यों। पुणे ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया मोबाइल ऐप, अपने नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं। शहर की यातायात पुलिस ने एक मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिससे लोग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की जानकारी दे सकेंगे और उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। PTP ट्रैफिक कॉप ऐप
नामक इस मोबाइल ऐप को एक निजी कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार को की। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज पाटिल ने कहा है कि इस ऐप का उद्देश्य शहर में यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नागरिकों और पुलिस के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा है कि आम नागरिकों को प्रतिदिन दुर्घटनाओं, जाम और प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका एक मुख्य कारण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ समय पर कार्रवाई न होना है। यह ऐप जनता और यातायात विभाग के बीच की दूरी को कम करेगा। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ती अगली खबर की ओर। केदारनाथ से लौट रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त का शिकार। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। केदारनाथ से लौट रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है। श्री केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी की ओर जा रहा एक हेलीकॉप्टर अचानक रडार से गायब हो गया। कुछ देर बाद सूचना मिली कि वह गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ या मौसम इसका कारण। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट मोड में। वहीं उत्तराखंड हेलीकॉप्टर दुर्घटना में नागरिक उड़ान विकास प्राधिकरण के सीईओ सोनिका का बयान सामने आया है। वो लोकेट नहीं हो रहा है और उसके कुछ समय बाद पता चला है कि गौरीकुंड के पास कहीं एक क्रैश की सूचना आई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल ही रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट की आपदा की टीम है वो भी वहां पे पहुंच गई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। उसके बाद सारा कंफर्मेशन होगा कि उसमें कौन कौन लोग थे और आगे की जानकारी आएगी। लेकिन जो अभी मैनिफेस्ट के हिसाब से बताया जा रहा है उसमें 6+1 लोग थे, एक पायलट और 6 लोग थे। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ती अगली खबर की ओर। पुणे के केम अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी। पुणे के केम अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ईमेल के जरिए बम धमाके की धमकी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। धमकी मिलने की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने बिना देर किए पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस की टीमें अस्पताल परिसर में जांच के लिए पहुंची है। वहीं करीब 2 घंटे चली सघन तलाशी के बाद पुलिस ने पुष्टि की है कि अस्पताल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। राहत की बात यह रही कि इस दौरान किसी प्रकार की जनहानि या अफरा तफरी नहीं हुई। फिलहाल हम उस आईपी एड्रेस और ईमेल अकाउंट की जांच कर रहे हैं जिससे यह धमकी भेजी गई है। साइबर सेल को भी जांच में शामिल किया गया। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ती अगली खबर की ओर। मेघालय राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक अहम मोड़। मेघालय की राजधानी शिलांग से बड़ी खबर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक अहम मोड़ आया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी आरोपियों को सदर पुलिस स्टेशन में रखा गया जहां पूछताछ जारी। पुलिस सूत्रों के अनुसार राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर पिछले कई दिनों से जांच चल रही थी। अब इस केस में बड़ा अपडेट सामने आया। वहीं प्रारंभिक जांच में कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। उसी के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले में और भी गिरफ्तारियां संभव है। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक आरोप सामने आए हैं। पुलिस फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे की साजिश को खंगाला जा रहा है। फिलहाल सदर पुलिस स्टेशन के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मीडिया और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटी है। वहीं पुलिस ने सभी से संयम बरतने की अपील की। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ती अगली खबर क्यों। डीएनए मैच के बाद अवशेष लेने अहमदाबाद सिविल अस्पताल पहुंची उनके रिश्तेदार नेहा का बयान। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके परिवारों का दर्द अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। जयाबेन गज्जर भी उन्हीं यात्रियों में से एक थी। उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए हुई जिसके बाद परिजनों को उनके अवशेष सौंपे गए। अहमदाबाद के रहने वाले जयाबेन गज्जर उस दुर्भाग्यपूर्ण विमान में सवार थी जो हादसे का शिकार हो गया। डीएनए मैच के बाद आज उनके परिजन अस्पताल पहुंचे जहां शव उन्हें सौंपा गया।
उन्होंने कहा है कि परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। हमने कभी नहीं सोचा था कि मौसी इस तरह चली जाएंगी और कभी वापस नहीं आएंगे। सरकार की तरफ से हमें बहुत मदद मिली है। जैसे ही डीएनए मैच हुआ हमें फोन आया कि शव सौंपा जाएगा। जयबेन के परिवार का यह दर्द हर उस परिवार की कहानी है जिसने इस हादसे में अपने को खो दिया। प्रशासन की कोशिशों के बावजूद यह घाव जल्द भरने वाला नहीं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नेहा गज्जर है। नेहा जी, आपके कौन रिलेटिव्स उसमें फ्लाइट में थे लंदन जाने के लिए, और जिस तरह से हादसा हुआ क्या परिवार किस तरह से उसमें मुश्किल घड़ी में वो फ्लाइट में जा रहे थे मेरे आंटी, और ये न्यूज़ मिला हमें तो परिवार पूरी तरफ से टूट गया है, क्योंकि ये हमने ऐसे कभी इमेजिन नहीं किया कि एक बार जा रहे हैं कभी वापस नहीं। आपकी लंदन में रहती थी क्या? नहीं, मेरी सिस्टर इन लॉ रहती है ननद मेरी, और मेरे आंटी वहाँ उनके घर पे जा रहे हैं। आज बॉडी आपको डीएनए टेस्ट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आपको सौंपी जा रही है। हाँ। क्या फील हो रहा है? किस तरह से पूरा प्रोसीजर पूरा रहा? नहीं, गवर्नमेंट की ओर से बहुत ही सपोर्ट है। वो मतलब टाइम टू टाइम जो भी हुआ सैंपल भी दे दिया, और जैसे ही पता चला उनका कॉल आ गया था कि आपको हैंडओवर करेंगे। लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ आज ऑस्ट्रेलिया से आने वाली थी, तो अभी हम आज आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में आप नेता मलिक का बड़ा राजनीतिक कदम। जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल मची हुई है। डोडा से आम आदमी पार्टी की विधायक महराज मलिक ने गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह फैसला पूरी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने लिखा है कि अब जवाबदेही और कार्रवाई का समय आ गया। इस फैसले को आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में बदलाव की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भविष्य की दिशा तय हो सकती है। डोडा से आप विधायक महराज मलिक ने जम्मू कश्मीर की गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हुए उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक की। महराज मलिक के इस फैसले से जहां विपक्ष को नए सियासी संकेत मिल सकते हैं, वही सत्ता पक्ष के लिए यह एक चेतावनी भी है कि असंतोष गहराता जा रहा है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम रेखा गुप्ता का बयान, हरियाणा से सहयोग की उम्मीद, पंजाब पर उठाए सवाल। करनाल में कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पड़ोसी राज्यों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हरियाणा के सहयोग की सराहना की, लेकिन पंजाब की स्थिति पर चिंता भी जताई। सीएम रेखा गुप्ता ने भरोसा जताया है कि दिल्ली को विकास के लिए हरियाणा राज्य का भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ ताकतें पंजाब की प्रगति में बाधा बन रही हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि दिल्ली को हरियाणा राज्य से पूरा सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ ताकतें पंजाब राज्य पर ग्रहण की तरह काम कर रही हैं, जिसके कारण न तो पंजाब विकास कर पा रहा है और न ही अन्य राज्यों के साथ उचित समन्वय स्थापित कर पा रहा है। वही रेखा गुप्ता के इस बयान को राजनीतिक हलकों में काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। और यहाँ की मेयर मेरे साथ हैं। बहुत अच्छा साफ सुथरा शहर मेंटेन किया गया है, हर चीज की व्यवस्था है। यहाँ से पहले मनोहर लाल खट्टर जी भी विधायक रहे, अब जगमोहन जी विधायक हैं। सभी एक टीम वर्क के नाते जिस तरीके से काम करते हैं, शहर भी आगे बढ़ रहा है, राज्य भी आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि इसी संगठन के साथ में राज्य का विकास होता है। और दिल्ली और हरियाणा के बहुत ही ऐसे संबंध है जिसके कारण से दोनों राज्यों का विकास। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर क्या। उत्तराखंड हेलीकॉप्टर हादसा, 7 किलोमीटर ट्रैक रोड पर क्रैश, सभी सवारों की मौतों की आशंका। उत्तराखंड से एक बेहद दुखद खबर। केदारनाथ से गुप्त काशी की ओर जा रहा एक हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ और शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी के भी बचने की संभावना बहुत कम है। वहीं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के अनुसार यह हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का था,
जो केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए रवाना हुआ था, लेकिन रास्ते में गौरीकुंड के पास करीब 7 किलोमीटर के ट्रैकिंग रूट पर यह क्रैश हो गया। आयरन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर सुबह करीब 5 बजे केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ा था, लेकिन रास्ते में यह गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर भेजी गई है। स्थानीय लोगों से जो सूचना मिली है उसके अनुसार किसी के बचने की संभावना नहीं है। हादसे के समय हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे, पायलट चौहान समेत 6 यात्री। दुख की बात यह है कि यात्रियों में एक छोटा बच्चा और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का एक कर्मचारी भी शामिल था। दुर्घटना की खबर आई है, तो क्या कुछ इस पर बताइए? देखिए, आज एक बहुत ही सुबह ही एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5-5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्तकाशी जाना था, लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहां पर यह गिरा है। यह स्थान करीब 7 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट है और वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है। अभी थोड़ी देर में वो पहुंच भी जाएगी। वहां के जो स्थानीय लोगों थे उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे, 4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान और एक बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। तो फिलहाल की जो प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। मौके पर जब टीम पहुंच जाएगी तो जो भी उसमें राहत बचाव किया जा सकता है या लोगों के डेड बॉडीज उनको लाने की जो प्रक्रिया होगी उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्रीनगर में पेडल फॉर पीस साइक्लोथॉन का आयोजन। श्रीनगर की वादियों में आज कुछ खास नजारा देखने को मिला है जब सैकड़ों युवाओं ने पेडल फॉर पीस में हिस्सा लिया। यह साइक्लोथॉन सिर्फ खेल आयोजन नहीं बल्कि एकता, फिटनेस और शांति का संदेश था। इस साइक्लोथॉन का आयोजन जम्मू और कश्मीर खेल परिषद द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को सकारात्मक दिशा देना, फिटनेस के प्रति जागरूक करना और समाज में शांति व एकजुटता का संदेश फैलाना था। वहीं कश्मीर का युवा खेलों के जरिए जुड़ाव महसूस करे। पेडल फॉर पीस शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक मजबूती और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। वहीं इस आयोजन में अलग अलग उम्र और समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। रूट के दौरान युवाओं ने न सिर्फ तेजी से पेडल मारे बल्कि रास्ते भर शांति और फिटनेस के नारों से शहर को गूंज दिया। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदिरापुरम यूपी मानसरोवर यात्रा पर भाजपा सांसद अतुल गर्ग का बयान। यूपी के इंदिरापुरम में भाजपा सांसद अतुल गर्ग ने मानसरोवर यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पवित्र यात्रा को सरकार द्वारा आधिकारिक दर्जा देना हमारी सांस्कृतिक पहचान और आस्था का सम्मान है। अतुल गर्ग ने साफ तौर पर कहा है कि यह ऐतिहासिक फैसला केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता के कारण ही संभव हो पाया। मानसरोवर यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और धार्मिक संगठनों में भी खास उत्साह है। अब इस यात्रा में सरकारी सहयोग मिलने से हजारों लोगों को लाभ मिलेगा, खासकर यूपी और उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं को। मानसरोवर यात्रा को मिले सरकारी दर्जे से एक और जहां धार्मिक भावनाओं को सम्मान मिला है, वहीं यह कदम आस्था और प्रशासन के बीच सेतु भी बनता दिख रहा है। बहुत पहले से है और पहली बार तो कहना वैसे भी एक त्रुटिपूर्ण वाक्य है। ये हजारों साल की परंपरा है और आज जो मंत्री जी आए हैं यहाँ और सरकार ने इसे एक सरकारी कार्यक्रम का रूप दिया है, तो ये हमारी वर्षों की जो धाती है और परंपराएं हैं उसका सम्मान है, केवल एक यात्रा का सम्मान नहीं है। और ये केवल योगी जी और मोदी जी के आने के बाद ही संभव हुआ है। इन सब तीर्थयात्रियों को भी जो हजारों साल के जो पहले यात्री गए होंगे उनके साथ उस यात्रा में ये जुड़े हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर ये चलेंगे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज,
सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुरी में रथ यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों पर। ओडिशा के पुरी में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 की तैयारियों में पूरे जोरों शोरों पर है। 27 जून को शुरू हो रही इस ऐतिहासिक यात्रा में आस्था, परंपरा और दिव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। हर साल की तरह इस बार भी रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को 3 विशाल लकड़ी के रथों में बैठाकर पुरी के मुख्य श्री जगन्नाथ मंदिर से गुडिंचा मंदिर तक खींचा जाएगा। गुडिंचा मंदिर में 7 दिनों तक विश्राम के बाद भगवान वापस अपने मुख्य धाम लौटते हैं, जिसे बहुदा यात्रा कहा जाता है। इस वर्ष बहुदा यात्रा 5 जुलाई को मनाई जाएगी। पुरी प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर सफाई और तीर्थयात्रियों की सुविधा तक हर पहलू पर योजनाबद्ध तैयारी शुरू कर दी है। लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुर्शिदाबाद में BSF जवान ने साथी पर ही बरसाई गोलियां, एक के बाद एक किए 13 राउंड फायर। पश्चिम बंगाल के संवेदनशील मुर्शिदाबाद इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में तैनात 19वीं बटालियन के BSF जवान SK मिश्रा ने अपनी साथी से किसी बात को लेकर हुए विवाद में अपना आपा खो दिया और बड़ी वारदात कर डाली। जवान SK मिश्रा ने अपनी सहकर्मी जवान पर एक के बाद एक 13 राउंड फायर, जिससे वह जमीन पर गिर गया और उसकी जान चली गई। दोनों जवान ड्यूटी पर ही तैनात थे। फिलहाल आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृत जवान का नाम रतन लाल बताया जा रहा है। वारदात की जानकारी पर आरोपी जवान SK मिश्रा को हथियार के साथ मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी जवान से किस बात को लेकर रतन लाल से विवाद हुआ था, अभी फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। दोनों के बीच विवाद काफी गहरा गया था। BSF जवान की इस कदम से बटालियन में अनुशासन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वही गिरफ्तार किए गए आरोपी जवान को रविवार जंगीपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल पुलिस आरोपी जवान से पूछताछ कर रही है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व CM विजय रूपाणी के शव की पहचान प्रक्रिया जारी, DNA रिपोर्ट का इंतजार। गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी को लेकर सामने आई खबरों के बीच अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। सिविल अस्पताल प्रशासन के मुताबिक शव की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है और अंतिम पुष्टि DNA मिलान के बाद ही हो सकेगी। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने परिवार से भी DNA सैंपल लिया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जब तक फॉरेंसिक पुष्टि नहीं होती है, किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। तो हम बोल दिए ना। अच्छा, विजय रूपाणी साहब का बॉडी का आइडेंटिफिकेशन अभी प्रोसेस चालू है। वो DNA मैच अभी तक मिला नहीं है हमको। मिलेगा तो हम आपको प्रोएक्टिवली इन्फॉर्म कर देंगे and we'll be informing the press as soon as we find that body. We will put up a special bulletin also if necessary. अभी तक जो बुलेटिन है आपके यहाँ पर वो 10 o'clock का बुलेटिन ये हो गया। इसके बाद जो होगा हर 2 घंटे में हम बुलेटिन डिक्लेयर करेंगे, यहाँ यहीं से करेंगे। सेकेंड, हाँ, घायलों का इंफॉर्मेशन है, कितने घायलों का इलाज चल रहा है? अभी 13 people are waiting, 13 people are under treatment now. Okay sir, thank you. Thank you. Sorry, because I will not be comfortable. हुआ एयर इंडिया के होनारत के अधीन जितने भी हमारे पास बॉडीज आए थे, उनमें से 31 बॉडीज का DNA मैचिंग हो गया है और वो 31 मैच्ड बॉडी में से 12 लोग अपने रिश्तेदार का शव लेके चले गए हैं। ये जो थे वो विविध एरिया में से आए थे, जैसे कि उदयपुर, बड़ौदा, खेड़ा, विसनगर, अहमदाबाद और बोटाद, इस शहरों में से आए थे और वो लेके निकल गए। हमारी जो व्यवस्था है, वी आर वेटिंग फॉर अदर पीपल टू कम एंड कलेक्ट द रिमेन्स ऑफ देयर रिलेटिव्स। थैंक यू सर। व्हाट अबाउट द विजय रूपाणी डेड बॉडी सर? इज आइडेंटिफाइड। तो हम बोल दिए ना। अच्छा, विजय रूपाणी साहब का बॉडी का आइडेंटिफिकेशन अभी प्रोसेस चालू है। वो DNA मैच अभी तक मिला नहीं है हमको। मिलेगा तो हम आपको प्रोएक्टिवली इन्फॉर्म कर देंगे and we'll be informing the press as soon as we find that body. We will put up a special bulletin also if necessary. अभी तक जो बुलेटिन है आपके यहाँ पर वो 10 o'clock का बुलेटिन ये हो गया। इसके बाद जो होगा हर 2 घंटे में हम बुलेटिन डिक्लेयर करेंगे, यहाँ यहीं से करेंगे। सेकेंड, हाँ, घायलों का इंफॉर्मेशन है, कितने घायलों का इलाज चल रहा है? अभी 13 people are waiting, 13 people are under treatment now. Okay sir, thank you. Thank you. Sorry,
because I will not be comfortable. अब वक्त हो चला देश को ब्रेक के बाद ही खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच